हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप सारे अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है भाई PYQ पॉलिटी के, जो कि है ना फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और इनको ना भाई हमें दो पार्ट में करेंगे। मतलब आज पहला पार्ट है, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर अगले संडे को फिर दूसरा पार्ट दूंगा मैं इसका, जिसमें और 15 से 20 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इनमें ना सभी क्वेश्चन कवर होंगे जो 2024 तक जितने भी PYQ हैं ना यूपीएससी ने, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी पूछे हैं यूपीएससी ने, वो सभी मिलेंगे भाई। ये हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल, इस पे हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस और भी जो यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट होता है ना भाई, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। चलिए पढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पार्ट 9 है उसमें क्या म्यूनसिपैलिटीज हैं 9A में, और दो इमरजेंसी प्रोविजन है वो पार्ट 18 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो अमेंडमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्ट 20 में है। बताइए इसका क्या आंसर होगा भाई कमेंट में। चलिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है भाई। जो आर्टिकल 243P टू 243ZP, इनमें क्या है भाई म्यूनसिपैलिटी गिवन है भाई पार्ट 9 में। और इन द पार्ट ऑफ इमरजेंसी भाई आर्टिकल 352 टू 360, ये पार्ट 18 में गिवन भाई। और पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। तो भाई तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और मुझे बताइए जो म्यूनसिपैलिटीज हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में है भाई, विच शेड्यूल। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। आंसर है बिल्कुल आंसर नंबर डी, जो पार्ट 1। और ये देखिए ये सभी पार्ट भैया आपको याद होने चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आया था ना कि इन विच पार्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में है भाई, म्यूनसिपैलिटीज कौन से पार्ट में है, ये पूछ लेगा भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है, फंडामेंटल राइट पूछ लेगा भाई। सिटीजनशिप ये आपको याद होना चाहिए। पंचायत म्यूनसिपैलिटीज 243 टू 243ZG भाई। सॉरी यहाँ पे है ना ZG आएगा, मैं बाय मिस्टेक ZP बोल गया। ये था। और ये देखिए कापी इमरजेंसी प्रोविजन 350 टू 360 इसके। और है ना इमरजेंसी से बहुत क्वेश्चन है यूपीएससी में, इनको भी देखेंगे भाई। और ये बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारे जो शेड्यूल 7 में लिस्ट है ना, शेड्यूल 7 में जो 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, इन लिस्ट क्वेश्चन है। तो पहले आप देखिए क्या है ये। जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है इज ए सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। बताइए भाई जो इंडियन इंटर स्टेट माइग्रेशन है वो स्टेट लिस्ट के अंदर है। जो इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज एन यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। कॉर्पोरेट टैक्स स्टेट लिस्ट। तो बताइए भाई कौन सा इसका ऑप्शन ठीक है। इसका आंसर है भाई सी, क्योंकि ना ये क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, जो लोग यहाँ पे जो पब्लिक है ना जो मूवमेंट करती है इंटर स्टेट के अंदर, जो मूवमेंट करती है ना, इसका मतलब है सिंपल। क्वारंटाइन का मतलब ये है जो मूवमेंट होती है ना पब्लिक की विद इन स्टेट, उसको यूनियन लिस्ट में डाला गया है। क्योंकि है ना जैसे कोई भी इन्फेक्शन डिजीज है, जैसे कोविड था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना ऑल यूनियन को ही एक्शन में आना पड़ेगा। और मुझको ये बताइए भाई यूनियन स्टेट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट में और कॉन्करेंट में। और अगर इनमें से इस पे लास्ट स्टेट यूनियन बना सकती है सेंटर, इस पे स्टेट, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकती है ना, तो मुझे ये बताइए कि इन अगर स्टेट भी बनाएगी और सेंटर भी, तो इन दोनों में से किसका ला माना जाएगा, किसका प्रेफर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट प्लेस राइट टू प्राइवेसी। इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जैसे ये आ गया। और ये 2024 का क्वेश्चन है भाई, अभी रिसेंट ईयर का है। आपको जस्टिस पुट्टा स्वामी केस याद है भाई, पुट्टा स्वामी केस।
2017 का। अगर ये जिसको याद है ना तो वो इसका आंसर तो बहुत आसानी से कर जाएगा। बाय द वे इसका आंसर है ना आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 15 में क्या है भाई, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 19 में, ये तीनों आप मुझे है ना कमेंट में बताइए इनमें क्या गिवन है। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एस्टेब्लिश बाय लॉ। आप इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट में आंसर कमेंट में बता सकते हैं। इतने मैं इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ भाई आपको। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये हमारे इंडिया में फॉलो होता है, बट हम है ना शिफ्ट कर रहे हैं भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ। तो मैं सिंपल में बता देता हूँ भाई ये क्या है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश, जैसे मान लो मैंने आपको 2 थप्पड़ मारे, अगर वो लॉ में मेंशन है ना, अगर 2 थप्पड़ मारना अगर उसमें उसका कोई लॉ है और वो इससे पार्लियामेंट से है ना पास आउट हुआ है, तो मैंने थप्पड़ मारे वो सही हो या गलत हो, अगर वो पार्लियामेंट से पास हुआ है ना तो मतलब वो सही है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये देखेंगे कि थप्पड़ मारने जरूरी थे या नहीं। ये यूएसए में फॉलो होता है भाई। सो मतलब ये है कि अगर कोई भी हम लॉ बना रहे हैं ना और वो पार्लियामेंट से पास है, उस पर भाई वोटिंग हुई है और वो उसको पास कर दिया गया, तो वो होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। उसके पीछे ना ये नहीं देखे जाते कि कितना फेयर लॉ है, कितना वो है। सो ये है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि अगर जैसे मैंने आपको थप्पड़ मारा, क्या वो रीजनेबल था या नहीं, तो ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसका इन द सेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन, मतलब इसका मीन बताइए भाई क्या है। इसका आंसर आप कमेंट में करिए भाई, ठीक है। सो ये व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो इट डिटरमाइन द सॉरी इसका आंसर नहीं भाई। इट determines the objective of making of necessary law. It enables the certain of political office and government. It defines the limit and the power of government. It secures social justice, social equality and social security. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है भाई, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, सोशल इक्वेलिटी। तभी तो हम सस्टेन कर पाएंगे ना जब सब इक्वल होंगे और सभी को भाई इक्वल जस्टिस मिलेगा और सिक्योरिटी मिलेगी। तो चीफ पर्पज क्या है भाई इसका, ये है कि हमें ना सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस, ये तीनों चीज प्रोवाइड करवाना, ये इसका मेन चीफ पर्पज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो अगला है 6th। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। बताइए भाई। The Constitution of India exempts the state to provide legal counsel to a person being held for preventive detention. और according to the POTA Act, Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये भी न्यूज में था। पोटा जो दिल्ली में राइट्स हुए ना उनसे रिलेटेड, तो ये न्यूज में था। सो मैं ना आपको ये समझाता हूँ भाई क्या है इसमें। इसकी देखो पहली स्टेटमेंट पढ़ो भाई। पहली स्टेटमेंट क्या है इसकी कि जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। बिल्कुल आर्टिकल 355 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन करता है कि है ना स्टेट, उसकी सेंटर की जिम्मेदारी कि स्टेट को ना इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट टू प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 का सब क्लोज 1 यही बताता भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये तो आप कर लोगे, आप फंसोगे भाई इसमें। क्या है ये, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। ये क्या है भाई, जो पोटा एक्ट है ना 2002 का, इसमें 2002 इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो अगर हम जो पुलिस के सामने कन्फेस करेंगे ना वो कोर्ट में वैलिड नहीं होता। जैसे हमने कोई क्राइम नहीं किया और अगर हम उसको पुलिस के सामने कहेंगे ना कि हमने किया है, तो वो कोर्ट में जाके ना उसके एविडेंस मांगेगा भाई कोर्ट।
कि एविडेंस है, किया है या नहीं है। अगर हम पुलिस के सामने कह देंगे ना किया है तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं बचता। सो कोर्ट है ना एविडेंस मांगती है। सो इसमें है ना जो पोटा एक्ट है इसमें एक सेक्शन है 32, सेक्शन 32 जो कि डिफाइन करता है अगर मैंने ये एक्यूज किया है ना, ये मैंने काम किया तो इसको ना एक एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है, एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके लिए ना कुछ रीजन है कि जो पुलिस वाला ना वो एसपी रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। तो यही था कि इसमें जो कन्फेशन ऑफ एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस कर सकते हैं भाई, कैन बी, यही तो फंस गया यहीं पे यूपीएससी खेल गई। वी कैन यूज क्योंकि जो सेक्शन 32 जो सेक्शन 32 है ना उसका भी सब क्लोज 1 ऑफ पोटा एक्ट 2002 वो हमें देता है पावर की है ना, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये दोनों बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या आंसर है? ओनली टू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ if is brought under the fifth schedule of Indian Constitution, which one of the best statement reflect consequences it? तो भाई शेड्यूल फिफ्थ एंड शेड्यूल सिक्स्थ क्या भाई ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? बताइए भाई, इनको कमेंट में बताइए, इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी है ना इनसे एवरी ईयर क्वेश्चन पूछती है। ये अभी भी न्यूज में था ये, एक तो जम्मू एंड कश्मीर के मामले में न्यूज में था शेड्यूल सिक्स्थ और शेड्यूल फिफ्थ। सो पहले प्रश्न पढ़ते हैं भाई, दिस वुड prevent the transfer of land tribal to non-tribal people. This would create a local self-governing body in that area. This would convert that area into a union territory. मतलब जो एरिया फिफ्थ शेड्यूल में हुआ ना उसको यूनियन टेरिटरी बना देगा। और द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट? स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब जैसे आर्टिकल 279 में एग्जेम्पशन प्रोवाइड है ना स्टेट को, जैसे उनकी जियोग्राफी के अकॉर्डिंग जो जैसे हिली एरिया हैं या बॉर्डर से लगते हुए एरिया हैं, ये होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? और कमेंट में मुझे ये जरूर बताइए कि शेड्यूल फिफ्थ और शेड्यूल सिक्स इनमें क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर है ये, क्योंकि अगर जो शेड्यूल फिफ्थ के अंडर आएगा ना तो ये ट्राइबल एरिया है ATM में, असम, त्रिपुरा, मेघालय। और इसका बताइए भाई मिजोरम या मणिपुर, इनमें बताइए भाई मिजोरम आएगा या मणिपुर आएगा। सो इनमें क्या है, जो ट्रांसफर लैंड है ना जो ट्राइबल पीपल है टू नॉन, इनको ना जो लैंड जो एरिया फिफ्थ शेड्यूल में आ गए ना वहाँ पे ट्राइबल गवर्नर हो जाते हैं। और उनकी जो लैंड होती है ना वो जो ट्राइबल के इंटरेस्ट है ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्राइबल की लैंड होती है ना उन्हीं के पास रहती है, उनको नॉन ट्राइबल एरिया के लिए नहीं दे सकते हैं। सो आप इनमें डिफरेंस जरूर बताइए भाई, इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी ना एवरी ईयर इनसे क्वेश्चन पूछती है। ये तो पहला रिपीट हो गया भाई। विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ, बताइए भाई। राइट टू इक्वेलिटी, ये इसका आंसर नहीं है भाई। क्वेश्चन क्या है भाई, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स किस में है भाई? ये डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है, या कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट? बताइए भाई इसका क्या आंसर होगा। राइट टू इक्वेलिटी में क्या है? आर्टिकल 14। डीपीएसपी बताइए भाई कौन से आर्टिकल से है? राइट टू फ्रीडम या कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर? सो अगर हम डीपीएसपी देखें ना तो जो गांधी ने जो ये तीन में डिवाइड है, गांधी, लिबरल और एक क्या है भाई सोशल। तो इनमें बताइए जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो कौन सा प्रोटेक्ट करता है? तो इसका आंसर है डीपीएसपी, आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वॉयलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसका आंसर ये रहा, द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट the DPSP policy under Article 39 of the Indian Constitution. The state shall direct its policy toward ensuring that operation of the economic system does not result in concentration of wealth and means to production of common determinant। कि ना एक पर्सन के पास, एक पर्सन या कम्युनिटी
इनके पास है ना कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट ने है ना ऐसी पॉलिसी मेंटेन करनी है कि जो वेल्थ है ना वो पुअर सेक्शन के पास भी जाए, पुअर और जो क्या कहते हैं मार्जिनल सेक्शन है ना हमारी सोसाइटी का उनके पास भी जाए, ना कि एक पर्सन और कम्युनिटी इनके पास जाने से रोकना। ही हमारा डीपीएसपी है जो कि आर्टिकल 29 में मेंशन है। अगला करते हैं भाई राइट टू प्रॉपर्टी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट available to any person, fundamental right available to citizen only, neither fundamental right and nor legal right। सो इसको बता देता हूँ भाई क्या है ये जो राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है ना स्टार्टिंग में हमारा फंडामेंटल राइट होता था भाई, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 में था, आर्टिकल 19। बट है ना हमें उस टाइम पे है ना जो जमीन थी ना वो ज्यादातर ना लोगों के पास थी भाई, ज्यादा जो बड़े जमींदार होते थे ना उस टाइम पे, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ जो लैंड था ना वो ज्यादा बड़े लोगों के पास था। और हमने है ना सब में डिवाइड करना था क्योंकि नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था हमारा कंट्री। सो इसके लिए है ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ भाई 1951। ये क्वेश्चन भाई पूछ सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो कहाँ हुआ। इसको जैसे एसएससी होगी ना, एसएससी या जो वनडे एग्जाम हो गए ना उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अभी हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ। सो इसके अंदर है ना इसको जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना इसको आर्टिकल 13A के तहत है ना हमें एक लीगल राइट दे दिया गया है, लीगल राइट। क्योंकि अगर ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंदर था ना तो इसके रिगार्डिंग है ना कोर्ट में सभी प्रेजेंट हो जाते थे, क्योंकि आर्टिकल 32 जो हमें देता अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वोलेट होता ना तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो अगर हम डिवीजन कर रहे थे ना जमीन का तो लोग सुप्रीम कोर्ट पूछ जा रहे थे। सो इसीलिए हमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1951 में, जिसके तहत आर्टिकल जो प्रॉपर्टी है ना राइट टू प्रॉपर्टी उसको आर्टिकल 301 के तहत लीगल राइट बना दिया। सो इसका क्या ऑप्शन है? सिटीजन ओनली? नहीं भाई, कोई भी पर्सन हो उसका ये एक लीगल राइट, आर्टिकल लीगल राइट राइट टू प्रॉपर्टी, ना कि फंडामेंटल राइट। सो ये था राइट टू प्राइवेसी। भाई ये देखो 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, 2 टाइम। सो इसके चांस फ्यूचर में भी आने के लिए, क्योंकि है ना राइट टू प्राइवेसी है ना न्यूज में बना ही रहता है भाई। जस्टिस पुट्टा स्वामी केस है न्यूज में बना ही रहता है 2017 का। इसमें क्या है भाई, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21 डायरेक्ट है भाई। इसको पढ़ोगे ना तो इसके अंदर दिया मिलेगा आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29। ये तो आप कमेंट में बताना इसमें क्या है भाई, क्योंकि है ना ये भी न्यूज में था। आर्टिकल 29 मैं बता दूं माइनॉरिटीज के रिलेटेड है। सो इसको भाई कमेंट करना। ये क्वेश्चन देखो भाई, विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सॉरी विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। सिटीजनशिप इसमें क्या है भाई, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। The citizen by birth only can become the head of state. If for reason once guaranteed citizenship cannot be deprived of it under any circumstances। तो बताइए भाई इसका क्या आंसर है? बताइए भाई कमेंट में इसका ना आंसर दीजिए मुझे, क्या है इसका आंसर। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, हमारी क्या एक ही सिटीजनशिप है। हाँ भाई हमारी वन सिटीजनशिप है। जैसे यूएस में होता है ना स्टेट की अलग और क्या कहते हैं जो हमारी नेशनल सिटीजनशिप होती है ना वो अलग। जैसे यूएसए में कोई भी होगा ना तो उसकी वैसे तो यूएसए का लेकिन उसकी स्टेट की भी अलग से सिटीजनशिप होगी। और इसका फायदा क्या होगा वहां पे है ना, क्योंकि उनको ना ज्यादा राइट्स मिलेंगे एंजॉय करने के लिए। तो भाई इंडिया ने क्यों नहीं अपनाया ये डबल सिटीजनशिप का? क्योंकि है ना इंडिया ना जब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था भाई, और है ना हमारे यहाँ पे है ना डिफरेंट कल्चर थे, डिफरेंट लैंग्वेज थी, तो उसी के लिए हमने है ना एक होने के लिए यूनिटी के लिए है ना हमने वन सिटीजनशिप रखी भाई। तो ये तो ठीक है।
ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली बिकम द हेड ऑफ स्टेट। देखिए जो हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, प्रेसिडेंट। इसमें है ना मैं यूएसए का रोल और इंडिया के, जो यूएसए में है ना जो हेड ऑफ स्टेट सिर्फ वही बन सकता है जो वहाँ का बाय बर्थ है ना, बाय बर्थ, जो वहाँ पे बाय बर्थ जिसने जन्म लिया ना वही हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। लेकिन इंडिया में हेड ऑफ स्टेट, लेकिन इंडिया में ये नहीं है भाई। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन बन सकता है, जो नेचुरलाइजेशन से भी जो इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त की है ना वो भी हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, तो बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन। जो यहाँ पे पैदा भी नहीं हो ना, जो मान लो किसी देश से आके यहाँ पे बस गया और वो इंडिया का सिटीजन हो गया, तो वो भी इंडिया का हेड ऑफ या स्टेट प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। तो ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली बिकम द हेड ऑफ स्टेट नहीं भैया, कोई भी नेचुरलाइजेशन सिटीजन या कोई भी रजिस्टर्ड सिटीजन वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो ये गलत हो गया। ए फॉरेन वन गारंटी सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड, भाई बिल्कुल उसको ना हम डिप्राइव्ड कर सकते हैं। किन केसेस में डिप्राइव्ड, किन केसेस में, अगर उसने क्या कहते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपना अपमान किया, या उसने जो जो सिटीजनशिप है ना, सिटीजनशिप या उसको फ्रॉड तरीके से लिया भाई, सो है ना हम उसको है ना डिप्राइव्ड कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। इसका आंसर क्या है, ओनली वन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है वो कैसे बन सकते हैं, बाय बर्थ एंड बाय एज वेल एज नेचुरलाइजेशन। सो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट, स्टेट क्या होता है भाई, पढ़िए इसको। ए कम्युनिटी ऑफ ए पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोसेसिंग एन अनऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। A politically organized people of definite territory and possessing authority to govern them, maintain law and order, protect their natural right, and safeguard their means of sustenance. A number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition, and government. A society permanently living a definite territory with a central authority and executive responsible to the government, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसको देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जब 2021 में आया ना लगभग सभी का गलत था भाई, क्योंकि इसमें डेफिनेशन ही इतनी पास पास दे दी हैं। तो इसका आंसर है भाई आंसर ए, क्योंकि ए कम्युनिटी ऑफ ए पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाई ए डेफिनेट टेरिटरी, जैसे इंडिया है भाई, हमने एक जैसे इंडिया है हमारी एक डेफिनेट टेरिटरी है क्योंकि हमारी बाउंड्रीज प्रोवाइडेड है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। अगर मान लो कल को हमारे पास ऊपर चाइना कंट्रोल कर ले तो ये तो कोई स्टेट नहीं हुआ ना। सो इसका मेन इंपॉर्टेंट यही है कि एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए और हमारी एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट जैसे भाई किसी भी गवर्नमेंट को ले लो, जैसे हमारी एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट है ना अभी जो फिलहाल चल रही है, तो स्टेट यही है कि जिसमें है ना कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं हो और एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो। और इसके देखिए ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोसेसिंग गवर्न देम, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया भाई, नॉर्थ कोरिया भाई सभी को इक्वल राइट है, पर क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी है, नहीं है भाई। सो इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना भाई और इस पे खुद भी रिसर्च करना, ठीक है भाई। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया पॉलिटी एसेंशियल फीचर इंडिकेट दैट इज फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है भाई, फेडरल का मतलब होता है सेंटर और स्टेट, इन दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। सो बताइए भाई। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज सेफगार्ड, ए यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट, ए यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी, द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। देखो ऑप्शन देखो बिल्कुल है ना, बिल्कुल पास पास ऑप्शन है। फंडामेंटल फेडरल फीचर अगर आपने पढ़े हुए ना, फेडरल फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो इसको ना आसानी से कर ले जाओगे। सो ये टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट है भाई। अगर अभी के भी अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं आता ना तो अपनी वह खोलो है ना लक्ष्मीकांत, तो उसमें है ना ये अलग से टॉपिक गिवन है भाई, फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे भाई इंडिपेंडेंस जुडिशरी होगी, इंडिपेंडेंस जुडिशरी,
ड्यूअल पॉलिटी, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये है ना हमारे कुछ फेडरल फीचर है जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? क्या फेडरल फीचर है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेफगार्ड। तो ये हमारा फेडरल फीचर है। और क्या है? ड्यूअल पॉलिटी और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो यही है। इनको ना लक्ष्मीकांत में अभी के भी जाके रिवाइज कर लोगे ना तो एक बार ये दिमाग में निकल गए ना, एक बार और हमने रिवाइजन कर लिया तो इसको भूल ही नहीं सकते। ये हमारा है ना इंडिपेंडेंट जुडिशियल सेफगार्ड है और ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। 13 के बाद 15, सॉरी भाई, जो 14 क्वेश्चन था ना वो बाय मिस्टेक नहीं आने पाया। सो इसको देखिए भाई, a legislation which confers the executive or administration authority an unguided and uncontrolled discretionary power in which the matter of application of law violates which of the following article of the constitution India। बताइए भाई, इसका आंसर है ना आपको कमेंट में देना और मैं ना इसका हिंट दे देता हूँ। आर्टिकल 22 के 44 क्या भाई? यूसीसी। 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज इक्वेलिटी। 28 क्या है भाई? किसी को आता है 28? इसको देखना भाई लक्ष्मीकांत में। और इसका आंसर है ना कमेंट में करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पढ़ के देखोगे ना, डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स ए लेजिस्लेशन विच कन्फर्स on the executive or administration authority an unguided and uncontrolled discretionary power। किस चीज का वायलेट हो रहा भाई? समझ जाओ इसे। और ऑप्शन देखो, यूसीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, माइनॉरिटीज एंड दिस। इसका आंसर भाई कमेंट में देना। सो थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट संडे को ना, नेक्स्ट संडे इसका हम पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2। और अगर है ना आपको लक्ष्मीकांत की सीरीज चाहिए ना तो इसके नीचे कमेंट कर देना। तो हम ना लक्ष्मीकांत के क्या कहते हैं एक सीरीज कर लेंगे, लक्ष्मी पॉलिटी एज वेल एज जियोग्राफी। मुझे है ना आज जियोग्राफी का लेक्चर लेना था क्योंकि है ना कुछ रीजन के कारण ना मैं आज जियोग्राफी का लेक्चर नहीं लेने पा रहा। और पॉलिटी के तो PYQ करवा ही दिए। अगर आप कहोगे ना तो मैं जियोग्राफी के PYQ ले आऊँगा। 2024 तक के जितने भी आए ना वे सारे PYQ ले आऊँगा। और अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है भाई, इसको ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू एवरीवन। और पार्ट 2 है ना नेक्स्ट संडे को आएगा इसी टाइम पे। सो थैंक यू भाई।